हेलो एवरीवन। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में देखेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। मिड 16 के बाद में मिड 16 के बाद का जो भी पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इसी तरीके से वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया में भी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे और बहुत सारे मूवमेंट इस टाइम पीरियड में हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे कॉलोनियलिज्म था। कॉलोनियलिज्म इन द सेंस की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में। तो बहुत सारे मूवमेंट हुए थे उनके खिलाफ। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी चीजें जो है आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो किस तरीके से इमर्ज हुई, वो ये चैप्टर में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि नेशनलिज्म, क्योंकि इसका जो टाइटल है चैप्टर का, जब तक हमें टाइटल समझ में नहीं आएगा तब तक पूरा चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो हमें नहीं पता पड़ेगा। इसलिए नेशनलिज्म क्या होता है और किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इमर्ज हुई, वो सारा अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्टली इसमें अब हम देखेंगे कि कुछ की टर्म्स हैं, जैसे नेशनलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है। उसके बाद ये टॉपिक है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918 टाइम पीरियड के बीच में हुआ था और इसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिले थे इंडिया में। ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो है वो जो चैप्टर का टाइटल है नेशनलिज्म। आपने देखा है नेशनलिज्म जो है वो किससे मिलकर बना है? नेशन से मिलकर बना है। तो नेशन होता क्या है? नेशन एक राष्ट्र होता है और नेशनलिज्म इन द सेंस की राष्ट्रवादिता की भावना, मतलब एक पेट्रियोटिक फीलिंग होती है हमारे देश के लिए। तो ये जो पेट्रियोटिक फीलिंग है ये इंडिया में जगाने के लिए बहुत इंडिया के जो देशवासी हैं, जो जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, जो इंडियंस हैं, वो उनके अंदर देशवासियों के मन में जो राष्ट्रवादिता की फीलिंग है, जो पेट्रियोटिक फीलिंग है, वो कैसे आई, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद है कि मतलब नेशनलिज्म क्या मतलब ही होता है कि एक देश के लिए एक देशभक्ति की भावना, राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादिता की भावना। उसके बाद आता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए रूल करने लगती है, उसमें अपना हक जताने लगती है, तो उसे हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। जैसे आपने देखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश में क्यों आए थे? वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए ही आए थे, ट्रेडिंग के लिए ही आए थे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने 9th क्लास में देखा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन में एक स्विस कैनाल थी। स्विस कैनाल खोल दिया गया था। तो ऑल अदर कंट्री, अदर जो भी कंटिनेंट है वहां से इंडिया में आने के लिए, मतलब अदर कंट्रीज भी अगर हम देखें, अदर कंट्रीज में इंडिया में आने के लिए 7000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो मतलब कम हुई थी और इजिली वो जो है स्विस कैनाल खोलने से इजिली वो इंडिया में अपने ट्रेडिंग कर सकते थे बाय शिप। तो इस तरीके से ट्रेडिंग उन्होंने साउथ में आए, वो केरला में आए, उन्होंने स्पाइसेस के लिए, तो केरला फेमस ही है, तो वहां से उन लोगों ने स्पाइसेस लिया। स्पाइसेस को वो इंडिया में कम दाम में खरीदते थे और अपनी कंट्री में वो दुगने तिगुने दामों में बेचते थे। इस तरीके से धीरे धीरे वो इंडिया, जो जितने भी ट्रेवलर्स थे, उन्होंने इंडिया में मसालों से ट्रेडिंग शुरू करी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करना चालू करी। उन्हें एक के बाद एक वो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके उन्होंने कंपनीज बनाई, ट्रेडिंग किया और इस तरीके से उन्होंने इंडिया में अपना हक जमाना चालू कर दिया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना चालू कर दिया। वो आए किस लिए थे? ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए। फिर जब उनको मुनाफा होना चालू हुआ, उनको फायदा हुआ, तो इंडिया में ही वो राज्य करना चालू कर दिए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉफिट के कारण जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में राज्य करने लगती है, रूल करने लगती है, उसे हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं।
अब उसके बाद हम आते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की जो कंट्री किसी देश में अपना हक जमा रही है, जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में रूल करने लगे थे, तो इंडिया में उनके खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चालू हो गए थे। मतलब उनके जो कंट्री रूल कर रही है, जैसे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, तो इंडिया वालों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चालू कर दिया, उसे ही हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं, तो बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हुए थे। ये 1857 की जो रिवॉल्ट था, वहां से 1857 की जो क्रांति थी, जो रिवॉल्ट था, वहां से ये स्टार्ट हुआ, और 1947 तक बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, बहुत सारे मूवमेंट हुए थे। और 1857 का जो रिवॉल्ट है वो मेरठ से शुरू हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसे ग्लोबल वर्ल्ड वॉर या द ग्रेट वर्ल्ड वॉर भी बोला जाता है। इसे ग्लोबल वर्ल्ड वॉर या ग्रेट वर्ल्ड वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 37 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो वर्ल्ड वॉर था, इसने वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पूरी तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस हुई थी, और बहुत सारी कंट्रीज बनी भी थी, और बहुत सारे पावर्स जो थे वो हट भी गए थे। मतलब बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसमें दो पावर थे, एक सेंट्रल पावर थे और एक एलाइड पावर था। तो सेंट्रल पावर में जो कंट्रीज थी वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। उसके बाद जो एलाइड पावर था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूएसए था। इसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में चला था, इसमें बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। साथ ही इसमें इंडिया में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो टाइम पीरियड था उसमें इकोनॉमिकली अगर हम देखें, पॉलिटिकली देखें, मतलब मेजर चेंजेस हर तरीके से हर क्षेत्र में हुए थे, हर फील्ड में बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने को मिले थे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के मेजर पोर्शन में क्रॉप फेल हो गई थी, उनकी फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। नेचुरल पैंडेमिक्स, मतलब प्लेग की बीमारी फैल गई थी, और लोगों को बहुत ज्यादा भुखमरी का सामना करना पड़ा था। मतलब उनके पास खाने को नहीं था, क्योंकि एक तो क्रॉप फेल हो गई थी और ड्रॉट भी आ गया था, सूखा भी पड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिशर्स जो है, उनकी जो आर्मी है, उनके पास जितने पैसे थे, उन्होंने अपने पैसे तो अपने वॉर में यूज कर लिया, लेकिन अब उन्हें अपने वॉर के एक्सपेंडिचर्स के लिए, मतलब उनको अपने टूल्स के लिए, जो हथियार वो लोग यूज कर रहे हैं, जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसमें और पैसों के लिए वो क्या करने लगे, वो टैक्स बढ़ाना चालू कर दिया उन्होंने हर चीज में। और हर ड्रॉट के कारण उनकी पूरी फसल खराब हो गई थी। ऊपर से इन लोगों ने वॉर एक्सपेंडिचर्स के कारण बहुत सारे दाम बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिया, जिससे लोग और ज्यादा परेशान हो गए। और इन लोगों ने क्या किया, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करनी चालू कर दी, इन द सेंस की जैसे उनके आर्मी में तो लोग थे, ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिशर्स वहां की कंट्री के लोग तो थे, लेकिन वो चाहते थे कि इंडियंस जो है वो भी हमारी आर्मी से लड़े। ऐसा नहीं है कि इंडियन मना कर रहे थे, मतलब इंडियन लड़ने से डरते थे, लेकिन वो किसी और कंट्री के लिए क्यों लड़ेंगे। तो इसलिए वो जो भी इंडियन उनके साथ जो भी इंडियन थे, उन्होंने मतलब मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी कंट्री के लिए नहीं लड़ेंगे। तो फिर उन लोगों ने फोर्सफुली रिक्रूटमेंट चालू कर दी, कि जबरदस्ती उनको अपनी आर्मी में रखा और बोला कि आप हमारी आर्मी से ही लड़ोगे, हमारे देश से ही लड़ोगे। तो इस तरीके से ये सारे इफेक्ट जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में देखने को मिले। 12 से 13 मिलियन पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी, कि एक तो खाने को नहीं था, क्रॉप फेल हो गई थी, प्लेग की बीमारी फैल गई थी, और हर चीज के दाम बढ़ा दिए थे, जिससे लोगों को रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो लोगों को लगा कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गया तो भी यही सेम चीज लोगों को फेस करनी पड़ी।
उसके बाद 1915 के टाइम पे गांधी जी इंडिया में रिटर्न हुए थे और गांधी जी ने कुछ चीजें ऐसी की थी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका गए थे वहां पे लॉ की पढ़ाई करने के लिए। जब वो आए इंडिया वापस तो वो लोगों को रे ऑफ होप लगे, लोगों को लगा कि नहीं अब कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो किस तरीके से अब गांधी जी की जर्नी स्टार्ट होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।